नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और अखिलेश यादव आपको बता दें चाहते थे माल्यार्पण करना, लेकिन अनुमति नहीं मिली तो बिना परमिशन जबरन घुसे अखिलेश यादव ने गेट फांदा। जेपी एनआईसी में घुसे अखिलेश यादव जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। देखिए, ये पूरा मामला तूल उस वक्त पकड़ लेता है जब अखिलेश यादव ने पहले से ही कहा था आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वह माल्यार्पण करेंगे, लेकिन यहां पर अनुमति नहीं मिली थी लखनऊ नगर निगम के द्वारा और इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हुआ, हो हल्ला हुआ और हुआ ये कि जेपी की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने गेट को फांदकर माल्यार्पण किया। तस्वीर देखिए आप, लोक नायक को माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन जिस तरीके से माल्यार्पण किया गया है वह बहुत नाटकीय रहा था। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें, काम का हवाला दिया गया था। लखनऊ नगर निगम ने कहा था कि अभी माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी की ओर से वो नहीं किया जाएगा, लेकिन देखिए धीरे धीरे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। और इससे पहले आपको बता दें कि एक्स पर अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर दिया था, कहा था कि ये सरकार के द्वारा की गई कारगुजारी है और इसका हम पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें अखिलेश यादव जैसे दाखिल हुए वो बहुत ही नाटकीय था। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को वो जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। अखिलेश यादव देखिए जेपी एनआईसी के गेट से बाहर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो कूद के अंदर गए थे और देखिए आर्मी स्कूल की ट्रेनिंग आज किस तरह उनके काम आ रही है। ये 8 से 10 फीट ऊंचा ये गेट है, लोहे का बना हुआ, जिसमें जोखिम भी बहुत है। और अखिलेश यादव कूद के अंदर गए जेपी
की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पुलिस ने रोक रखा था और अब वो बाहर आ रहे हैं सावधानी से धीरे धीरे उतरते हुए। उनके साथ समाजवादी पार्टी के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। उनकी सिक्योरिटी वालों को भी आज खासी मशक्कत करनी पड़ी अखिलेश के पीछे पीछे। और ये पहली बार इस तरह का अखिलेश का रूप देखने को मिला है कि वो बिल्कुल जूझ गए अंदर जाने के लिए और अब वो बाहर निकल रहे हैं। और उन्होंने जो सुबह संकल्प लिया था कि जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर, उनके चित्र पर JPNIC में जाकर माल्यार्पण करेंगे, वो उन्होंने अपने संकल्प को भी पूरा किया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है, वो आगे की बात है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह का रूप आज दिखाया है अपने कार्यकर्ताओं को, देश की और प्रदेश की जनता को, वो पहली बार हमने भी देखा है कि किस तरह वो 10 फीट का गेट फांद करके अंदर गए और अब से थोड़ी देर पहले वो बाहर आ गए हैं। उनके सिक्योरिटी के लोग भी धीरे धीरे बाहर आए हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज। सीरीज KTV भारत है हम ट्रेलर का लॉन्च हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्रेलर को लॉन्च किया। तो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर ये सीरीज बनी है। सीरीज में रानी अब्बलका, तिलका मांझी, तांत्या टोपे का जिक्र है। तिरोत सिंह, पीर अली सहित कई हस्तियों का नाम इसमें शामिल है। देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली में एनिमेटेड सीरीज भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया। ये सीरीज आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के रूप में है और प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और दूरदर्शन पर से लॉन्च किया जा रहा है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर रोशनी डालती है। इस सीरीज का मकसद देश को उन स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू कराना है जिनके योगदान ने आजादी में समापन रूप से अहम भूमिका निभाई थी। इस लिस्ट में रानी अब्बका, तिलका मांझी, तिरोत सिंह, पीर अली, तांत्या टोपे, कोतवाल धन सिंह, कुंवर सिंह रानी, चेन्नम्मा, टिकेंद्रजीत सिंह जैसे अनगिनत वीर हस्तियां शामिल हैं। वहीं पहले सीजन में 26 एपिसोड शामिल होंगे, जिसमें से हर एपिसोड में 11 मिनट की एनिमेटेड कहानी होगी। इस सीरीज का प्रीमियर 15 अक्टूबर को 12 भारतीय और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में किया जाएगा। बाद जो स्कूलों में पढ़ाया गया वो गिने चुने लोगों तक बारे में पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे हजारों नायक थे जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे भगवान बिरसा मुंडा का बारे में पूछा, रानी अब्बका के बारे में पूछा, खुदीराम बोस के बारे में पूछा, कुंवर सिंह के बारे में पूछा। बहुत कम विद्यार्थियों को जानकारी थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, जो जानकारी हमें दी गई, वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये बहुत खूबसूरत एनिमेशन सीरीज़ बनी है। क्रिश, ट्रिश, बाल्टी बॉयज़, भारत हैं हम। तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में जानकारी भी मिलेगी और जो इतिहास के साथ छेड़खानी या आप कहें कम जानकारी देने का काम पिछले कई वर्षों में किया गया, उससे बाहर निकलकर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक प्रयास है कि इसको दूरदर्शन, नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पर दिखाया जाए। 12 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं में और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इसको देश और विदेश में दिखाया जाए। आज़ादी के बाद इधर सीएम केजरीवाल से मिले हैं अमानतुल्लाह। तो ईडी की छापामारी के बाद केजरीवाल से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो एमएलए पर झूठे आरोप हैं, झूठी एफआईआर है, ये केजरीवाल का कहना है। गुजरात में ईडी सीबीआई की छापामार कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हमारे एमएलए पर झूठे आरोप, झूठी एफआईआर क्यों होती है? तमाम सवाल खड़े किए अरविंद केजरीवाल ने। सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से मिलने के बाद बीजेपी पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा, सारी फाइलें की जांच हुई, एक पैसे का घोटाला नहीं निकला। 2 साल से हमारे सीनियर नेता को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं। पीएम मोदी आपको खत्म करना चाहते हैं। सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेरा फेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने,
सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच हैं और उनका मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं है। दूसरी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर कल 10 घंटे से ज़्यादा ईडी ने रेड की और खुद आज अमानतुल्लाह खान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। अमन जी, सबसे पहला सवाल, आखिर किस मामले में रेड हुई है? क्योंकि ईडी की तरफ से जो जानकारी आई पिछले साल जो एसीबी का मामला था, उस मामले में इन लोगों ने रेड की है। नहीं, मुझे तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जो सीबीआई का 2016 में जो मुकदमा दर्ज हुआ था दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो 32 लोगों को रखा गया था, वो ये कहते हैं कि साहब वो थ्रू प्रोसेस नहीं रखा गया था। उसमें है कुछ 1500 सूट गरीबों को दे दिए गए थे, जिनका हिसाब पूरा वहाँ मौजूद है। कुछ फॉगिंग मशीनें थी, 2 कैमरे थे, तो ये सब था। उसके खिलाफ ऑलरेडी वो केस चार्जशीट हो चुका है। MK नागपाल साहब जो जज हैं उनके यहाँ वो चल रहा है, 17 उसमें हियरिंग है। 1 साल पहले वो चार्जशीट, और मैं उसमें बेल पर हूँ। तो मैंने कहा उसमें ऐसा क्या है, करप्शन तो उसमें कहीं नहीं है। जो ऑलरेडी चल रहा है सीबीआई के अंदर, एक FIR को, एक ही केस को जो है 16 लोग रखे। अब 16 लोगों को कितने पैसे दे दिए? उन्होंने काम किया तो उनको पैसे दिए। हाईकोर्ट भी पीछे वो गए थे, उन्होंने कहा जो ACB की FIR थी उसमें इन्होंने कहा कि वो साहब गलत रख लिए गए। वो हाईकोर्ट पहुंच गए, जब हमने उनको नहीं दी तनख्वाह तो वो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कहा कि इन्होंने काम किया, आप इनको तनख्वाह दो। आज भी वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैंने तो नहीं दी थी उनको तनख्वाह जब वो नहीं था, तो हाईकोर्ट ने कहा जब इन्होंने काम किया है तो आप जो है इनको तनख्वाह दो। तो उसमें ऐसी इलीगलिटी, क्रिमिनलिटी या करप्शन कहाँ से आ गया, या PMLA कहाँ से आ गया, उसमें कहाँ हवाला का पैसा आ गया? अगर हमने रखे 32 लोग या 22 लोग रखे तो वो रिक्रूटमेंट किया उनका, वो आज भी वहाँ काम कर रहे हैं। एक आदमी की तो ये कंप्लेन नहीं है कि मुझसे पैसे लिए या मुझसे पैसे लिए करके रखा गया या मुझे मेरी जगह दूसरा रख दिया गया, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो तो ऑलरेडी दोनों केस में, अगर ये कहते हैं कि ACB वाले में, तो उसमें मैं बेल पर हूँ और जजमेंट में सब कुछ आ गया, उसमें सारी चीज़ें आ गई। जिस डायरी का ये जिक्र कर रहे वो डायरी भी आ गई, सब कुछ जजमेंट में है। जो पीछे रखा था ना ACB ने, तो सारी चीज़ें अब एक ही FIR को ACB करती है, फिर एक उसी को फिर CBI करती है। अब उसी में ED आ गई। अब ED क्या लाएगी निकाल करके उसमें, और फिर उसके बाद जो है वो इनकम टैक्स आ जाएगी। मकसद इनका क्या है कि ED के पास, ED में जब ये FIR दर्ज, PMLA के तहत FIR दर्ज करके ये जेल भेज देते हैं तो वहाँ ज़मानत नहीं होती। इनका मकसद ये है कि मैं जिन 2 केसों में बेल पर हूँ, इनको उसकी तकलीफ़ है कि ये बेल पर क्यों है, इसे अंदर होना चाहिए। तो ये मुझे सिर्फ जेल में भेजना चाहते हैं PMLA के तहत, जबकि PMLA का तो बनता ही नहीं। क्या मतलब PMLA का इसमें? कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बीजेपी पर CM नीतीश का बड़ा हमला है। बीजेपी से मुक्ति मिलने पर देश आगे बढ़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी पर कटाक्ष किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के बहाने पर और बयान पर उन्होंने कहा कि वे लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। मैं उन लोगों के किसी बयान को नहीं देखता हूँ। अगले चुनाव में बीजेपी से मुक्ति पाने पर और देश बहुत आगे बढ़ेगा। कोई सरकार के पैसे का सदुपयोग कर रहा है, तो जो इधर उधर कर रहा है इसीलिए अंड मंड प्रचार कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब तो हम उन लोगों का कोई स्टेटमेंट हम देखने नहीं जाते। आप चिंता मत करिए, आप लोग मत चिंता करिए, उन लोगों के चाहने से कुछ होगा। अब अगला चुनाव में जो हम लोग जितना सब लोगों को एकजुट कर रहे हैं, आज जनता का जो हालत है, तो अगर वो निर्णय ले लेगी, इससे मुक्ति होगा, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। CM बिस्वा ने सोशल मीडिया पर X पर लिखा कि कांग्रेस के प्रस्ताव में पाकिस्तान और तालिबान के बयानों के साथ साथ काफी समानताएं हैं। तुष्टीकरण के राजनीति के लिए देश के हित का बलिदान देना कांग्रेस के DNA में है। तो कांग्रेस के प्रस्ताव पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस के DNA में तुष्टीकरण है। ये देखिए CM बिस्वा का कांग्रेस पर वार।
तो एक पत्र भी दिखाया एक्स पर और तुष्टीकरण का आरोप हेमंत बिस्व शर्मा ने लगाया है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो गई है। पहली लिस्ट में करीब 90 उम्मीदवारों के नाम हैं। नवरात्रि में कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है, तो पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 125 नामों पर विचार मंथन के बाद 80 नाम छन के आए हैं, जिन पर विचार विमर्श किया गया। हालांकि अभी इस लिस्ट को सामने आना बाकी है। नवरात्र का इंतजार किया जा रहा है। उन 2 निर्दलियों को भी टिकट सौंपा गया है, जिन्होंने बड़ी भूमिका इससे पहले के चुनाव में निभाई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी ने हर एक खेमे का भी ध्यान रखा है। बिल्कुल रेगुलर जो हमारे मीटिंग्स हैं सबके हम राय ले रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए, हम सीपी जोशी जी आए, हमारे एआईसीसी संपादक आए, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत सकारात्मक है। और बहुत हम मतलब कब हम चुनाव में अपने प्रत्याशियों के साथ उतर पाएंगे जमीन पर, उसी का हम तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी की जो उनकी पार्टी के अंदर स्थिति की जो दुरवस्था है, वो ही दिखाई दे रही है कि मतलब एमएलएज के खिलाफ या उनके प्रत्याशियों के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो अपने सांसदों को वो यहाँ पे उतारने की कोशिश कर रही है। मतलब पार्टी में, इनके दल में इतने अच्छे उम्मीदवार भी नहीं है, जिसके कारण उनको अभी सांसदों को उतारना पड़ रहा है। ये उनका डेस्परेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी नाव डूब रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर ईसी की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है। रायपुर में 2,60,000 वोटर बढ़े, 1,889 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे प्रचार प्रसार पर रोक लगेगी। सी विजिल ऐप पर शिकायत कर सकेंगे लोग। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।